हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू लोकी साइकोलॉजिस्ट। एंड आज हम आ गए हैं इंट्रोड्यूस साइक के यूनिट 1 के पार्ट 3 के साथ। हमने पहले 2 पार्ट्स में कवर कर लिया कि नेचर ऑफ साइकोलॉजी क्या होता है, स्कोप ऑफ साइकोलॉजी क्या होता है, एंड आज विल बी डूइंग द सब फील्ड्स ऑफ साइकोलॉजी। उसके बाद मैं ये दोनों एक ही पार्ट में कवर करा दूंगी बिकॉज इट्स वेरी बेसिक। तो सब फील्ड्स ऑफ साइकोलॉजी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एंड अगर तुमने पहले वाली वीडियोस भी नहीं देखी है, मेक श्योर यू चेक इट आउट बिकॉज ये क्वेश्चन 100% आता ही है एग्ज़ाम के अंदर। एंड इवन इफ़ यू आर नॉट कंसिडरिंग एग्जाम्स देन ऑल्सो अगर तुम्हें साइकोलॉजी का बेसिक ही नहीं पता तो योर डिग्री इज़ काइंड ऑफ लाइक नॉट वर्थ इट, बिकॉज तुम बेसिक तो समझो साइकोलॉजी क्या है, कहाँ से ओरिजिनेट हुई है, क्या उसका आगे स्कोप है, वो ही नहीं पता तो फिर साइकोलॉजी का क्या मतलब। सो कमिंग टू द सब फील्ड्स, अब जैसे हमने लास्ट वीडियो के अंदर कवर कर लिया था ये सब की स्कोप क्या क्या होता है साइकोलॉजी में, कौन से डिसिप्लिन से कनेक्टेड है साइकोलॉजी। तो आज हम देखेंगे कि साइकोलॉजी के अंदर भी बहुत सारे सब पार्ट्स होते हैं। तो वो पार्ट्स क्या क्या हैं। पहला आ जाता है हमारा क्लिनिकल साइकोलॉजी। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी फैसिनेटिंग। आई थिंक 50% लोग साइकोलॉजी लेते ही इसलिए बिकॉज क्लिनिकल करेंगे आगे जाके हॉस्पिटल में काम करेंगे एंड ऑल दैट। एंड ऑल्सो बिकॉज डिसऑर्डर्स आर वेरी फैसिनेटिंग कि आई तो हैव ऑलवेज बीन लाइक ओ माई गॉड स्किज़ोफ्रेनिया ऐसे होता है, oh people actually go through that, so it kind of interests me. Okay, I won't say I get excited about this because the people that are suffering are very they're like suffering a lot because of these things, but at the same time it's very fascinating to read about. तो जो भी तुम्हारे डिसऑर्डर्स होते हैं उसका असेसमेंट कैसे करेंगे, डायग्नोसिस कैसे होगा, ट्रीटमेंट कैसे होगा और प्रिवेंशन कैसे होगा। प्रिवेंशन की भी बात करते हैं, नॉट जस्ट ट्रीटमेंट। तो ये सब काम होता है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का। नाउ विल से कि यार फिर काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं। हमने तो मेजरली 2 ही फील्ड सुनी है, काउंसलिंग, क्लिनिकल, या लेट्स से आईओ सुनी होगी। तो क्लिनिकल जो होते हैं दे डील विद द केसेस दैट आर वेरी सिवियर, और जो काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो अपना डेली वाले जो चीज़ें होती हैं उनसे डील करते हैं, जैसे कि लेट्स से एंग्जाइटी या फिर वर्क लाइफ बैलेंस हो गया, स्ट्रेस है। तो जो डेली की इश्यूज़ होते हैं उससे काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट डील करते हैं, और जो बहुत ज़्यादा सिवियर हो जाते हैं जैसे कि स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स हो गया, या फिर स्किज़ोफ्रेनिया हो गया, या फिर ओसीडी हो गया। सो दीज थिंग्स आर डेल्ट बाय अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। तो इनका फोकस एरिया क्या होता है कि मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स के से डील करना, थेरेपी और काउंसलिंग देना, जो मेजरली साइकोडायनेमिक हो गई या कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी हो गई। फिर असेसमेंट करना, असेसमेंट काफ़ी लोग ने करा भी होगा आई थिंक 12th के अंदर, बिकॉज हमें तो MMPI करवाया था, दिस इज़ अ पर्सनैलिटी इन्वेंट्री, एंड हमें स्कैट भी करवाया था। तो स्कैट इज़ लाइक अ एंग्जाइटी टेस्ट। सो आई रियली लाइक द क्लिनिकल वाला फील्ड एंड इट्स अ वेरी लॉन्ग जर्नी। अब तो RCI ने थोड़ा अच्छा कर दिया, MPhil हटा दिया, नहीं तो पहले यू हैड टू डू बैचलर्स, मास्टर्स एंड अगैन MPhil, तो इट वॉज अ वेरी लॉन्ग रोड। तो वेरियस मेथड्स आर यूज, क्लिनिकल इंटरव्यूज़ हो गए, साइकोमेट्रिक टेस्ट हो गए जो असेसमेंट की हम बात कर रहे हैं, बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन हो गई, और लॉन्गिट्यूडनल केस स्टडीज़ हो गई। ओके, सो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डील विद मेनली हमारे डिसऑर्डर्स के केसेस, तुम्हें यही याद रखना है। और इस मेंटल हेल्थ क्लिनिक्स के अंदर होते हैं, हॉस्पिटल्स में होते हैं, प्राइवेट प्रैक्टिस होती है। एक्चुअली आई नो अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हु हैज़ अ प्राइवेट प्रैक्टिस, उनका अपना खुद का क्लिनिक है। एंड समटाइम्स वी टॉक, तो वंस शी वाज टेलिंग मी शी हैड अ स्किज़ोफ्रेनिक क्लाइंट. So he came and she was sitting and he was also sitting and she's like okay tell me about it. तो he said कि अरे नहीं वो आपके पीछे खड़ा है, वो आपके पीछे खड़ा है, वो आपके पीछे खड़ा है. And so it was her first time also dealing with a schizophrenic client. So for a second she's like I got very scared, but because I'm a psychologist I cannot show it on my face, but then you get used to these things. तो ऐसी चीज़ें भी होती हैं कि लेट्स से आई एम सिटिंग हियर, यू आर सिटिंग देयर, मैं तुम्हें कह रही हूँ कि तुम्हारे पीछे ही वो खड़ा है एंड देयर इज एक्चुअली नोबडी प्रेजेंट. सो या देन वी हैव रिहैब सेंटर्स, डी एडिक्शन सेंटर्स जो होते हैं, ट्रॉमा रिकवरी सेंटर्स होते हैं, तो उन सब के अंदर भी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट काम करते हैं. जैसे कि अगर किसी को पैनिक डिसऑर्डर है तो मे बी उसको कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी से डील करा जा सके. Then we have cognitive psychology. You have another this thing domain specific subject on this, but still I'll just tell you इसके बारे में. Cognitive क्या होता है? Cognitive is your cognition. What is your cognition? Every mental process that you have, be it your perception, be it your attention, be it your memory, language, reasoning, decision making, हर एक चीज़ cognitive psychology के अंदर आती है. Now हुआ क्या था कि पहले हमारी behavioral psychology थी, ठीक है, बिहेवियरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू चलता था. तो बिहेवियरिस्ट ये कहते थे कि जो भी आपका बिहेवियर है वो हमेशा हमेशा लर्नड होगा,
स्टिमुलस होगा कोई जिस पे बंदा रिएक्ट करेगा, या फिर कहीं ना कहीं आपका कोई रिवॉर्ड इन्वॉल्व होगा। तो देन अ लॉट ऑफ पीपल केम, दे सेड कि नो इट्स नॉट नेसेसरी। जैसे कि नॉम चॉम्स्की जो थे, ही प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस, एंड उन्होंने बोला कि लैंग्वेज एक्विजिशन को आप कैसे रिवॉर्ड वाले सिस्टम से एक्सप्लेन करोगे, बिकॉज अ चाइल्ड हु इज़ जस्ट 1 year old ऑल्सो स्टार्ट्स टू स्पीक अपने आसपास देख के, ऑब्जर्व करके। तो इट इज़, एंड स्टिल वोकेबलरी जो होती है वो डेवलप हो जाती है, यू डोंट हैव टू लर्न इट एज इन, ओके। तो फिर ऐसे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल चला था। देन कॉग्निटिव साइकोलॉजी की फील्ड इवॉल्व हुई थी। दिस विल बी कवरिंग इन द हिस्ट्री ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी, कॉग साइक के यूनिट 1 में। तो अभी के लिए समझो कि लोग कैसे इन्फॉर्मेशन को एनकोड करते हैं, प्रोसेस करते हैं, स्टोर करते हैं और रिट्रीव करते हैं। तो ये हो गया हमारा मेमोरी वाला एरिया। इस पे एटकिंसन शिफरिन का बहुत अच्छा मॉडल दिया हुआ है। एटकिंसन शिफरिन का मॉडल है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल भी कहते हैं उसको हम मेमोरी का। तो उन्होंने हमें बहुत अच्छे बॉक्सेस के थ्रू समझाया है कि पहले सेंसरी मेमोरी के अंदर चीज़ जाती है, फिर वो आपके शॉर्ट टर्म में जाती है, फिर वो आपके लॉन्ग टर्म में जाती है, उनके बीच में क्या क्या प्रोसेस होते हैं, कौन सी इन्फॉर्मेशन पास होती है, कौन सी इन्फॉर्मेशन पास नहीं होती है। देन इट ऑल्सो फोकसेज ऑन मेंटल मॉडल्स जो आप बनाते हो। अटेंशन स्पैन होता है, कोई कॉग्निटिव एरर्स होते हैं आपके, या कॉग्निटिव बायसेस होती हैं, जैसे यूरिस्टिक्स होते हैं। यूरिस्टिक्स आर लाइक मेंटल शॉर्टकट्स, ओके। कई बार आप चीज़ें अपनी कन्वीनियंस के बेसिस पे देख लेते हो कि अरे यार कौन इतना कुछ करेगा, लेट मी जस्ट चैट जीपीटी इट। सो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ अ यूरिस्टिक ओनली। तो फिर लैंग्वेज एक्विजिशन की बात, जैसे कि नॉम चॉम्स्की ने इस पे बहुत ज़्यादा बोला था, एंड देन BF स्किनर एंड नॉम चॉम्स्की की बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी इसके ऊपर कि डज कॉग्निशन एग्जिस्ट, डज इट नॉट एग्जिस्ट। तो आई विल कवर दैट इन कॉग्निटिव साइकोलॉजी। सो मूविंग ऑन, इसमें लैब एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, रिएक्शन टाइम स्टडीज़ होती हैं, न्यूरो इमेजिंग होती है, आई ट्रैकिंग होती है। सो न्यूरो साइंस का भी काफ़ी यूज़ होता है कॉग्निटिव साइकोलॉजी के अंदर। आपके जो भी ब्रेन स्कैन्स होते हैं, MRI हो गया, पेट स्कैन हो गया, और EEG हो गया, तो ये सब भी यूज़ करा जाता है। देन वी हैव एप्लीकेशंस। अच्छा ओके, एक स्ट्रूप टेस्ट और है, यू गाइज मस्ट हैव हर्ड अबाउट इट, या अगर नाम से भी नहीं करा तो यू मस्ट हैव डन इट। पर तो क्या होता है कि लेट्स से आई एम राइटिंग येलो, ठीक है, एंड आई विल जस्ट शो यू, वेट, यहाँ पे मैंने येलो लिखा, देन मैं लिख रही हूँ ग्रीन, ठीक है, देन मैं लिख रही हूँ पिंक। एक मैंने ये ऐसे लिखा, ओके। नाउ आई हैव टेकन रेड कलर, लेट्स अज्यूम दैट दिस कलर इज पिंक। तो मैंने यहाँ पे, वेट, आई विल जस्ट टेक पिंक, लेट्स से आई हैव रिटन पिंक नाउ, ओके, I have written yellow, and now I have written green, and I ask you कि जो ये नीचे वाला टेक्स्ट है, जो मतलब एक्चुअल कलर है इनका, इंस्टेड ऑफ द नेम यू हैव टू टेल मी द कलर ऑफ दिस। तो यू कैन ईजिली रीड इट एज पिंक, येलो, ग्रीन, क्योंकि ये सेम कलर्स के अंदर है। बट नाउ इफ़ आई आस्क यू टू टेल मी द कलर ऑफ दिस, तो तुम क्या करोगे, तुम इसको येलो पढ़ोगे इंस्टेड ऑफ सेइंग ब्लू, बट आई एम आस्किंग यू द कलर, राइट? सो इट इज़ ब्लू, इट इज़ पर्पल, it is again some shade of blue turquoise. So this thing would be easier to read for you instead of this thing. So this is what the Stroop test is, कि अगर सिमिलैरिटी नहीं है उन चीज़ों के अंदर जो आपका एक्चुअल आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है और जो कलर है, सिंस वी आर ऑल नाउ यूज टू रीडिंग थिंग्स, हमारी वोकैबुलरी काफ़ी अच्छी डेवलप हो चुकी है, सो वी फोकस ऑन रीडिंग द वर्ड्स इंस्टेड ऑफ परसीविंग द कलर। बट यही चीज़ अगर आप किसी बच्चे को दिखाओगे हु इज़ लेट्स से 1 year old 2 year old जिसकी रीडिंग एबिलिटीज़ अभी डेवलप नहीं हुई है, सो दे आर मोर लाइकली टू रेफर टू इट एज ब्लू या पर्पल या अगैन टर्कोइस, because they know colors, they don't know words as of that time. So all this also comes under cognitive psychology. I'll just erase it because तुम्हें फिर text ही नहीं दिखेगा. So moving on,
एप्लीकेशन क्या है, आपके एजुकेशन के अंदर जो भी पॉलिसीज़ बनती हैं दे आर समहाउ बेस्ड ऑन कॉग्निटिव साइकोलॉजी ओनली. वाई? बिकॉज आप कैसे चीज़ों को प्रोसेस कर रहे हो, ऑल योर मेंटल प्रोसेसेस दे कम अंडर कॉग्निटिव साइकोलॉजी. तो आप कैसे किस चीज़ को लर्न करोगे, इन्फॉर्मेशन कैसे रिटेन करोगे, ऑल दिस कम्स अंडर कॉग्निटिव साइकोलॉजी. फिर कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी हो गई, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थेरेपी. ह्यूमन AI कंप्यूटर जो भी इंटरेक्शन होता है, AI को भी तो हम ऐसे ही ट्रेन कर रहे हैं ना कि वो ह्यूमंस की तरह प्रोसेस कर पाए चीज़ों को. डिसीजन मेकिंग जो भी हो गई एजुकेशन, लॉ, हेल्थ के अंदर. लेट्स से कि आपको पढ़ना है कि स्ट्रेस कैसे किसी स्टूडेंट को इम्पैक्ट करता है ड्यूरिंग एग्जाम्स, या किसी की मेमोरी को कैसे इम्पैक्ट करता है. दैट ऑल्सो कम्स अंडर कॉग्निटिव साइकोलॉजी. वेल, मूविंग ऑन टू बायोसाइकोलॉजी. अगैन यू हैव अ सेपरेट पेपर ऑन दिस, बट स्टिल बायोसाइकोलॉजी को हम बायोलॉजिकल साइकोलॉजी भी बोलते हैं. And it explores how brain, neurotransmitters, hormones, genetic influence थॉट्स, इमोशंस एंड बिहेवियर्स. ठीक है, तो कैसे आपका ब्रेन, न्यूरोट्रांसमीटर्स, हार्मोन और जेनेटिक्स थॉट्स, इमोशंस और बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं. कैसे करते हैं, आई जस्ट टेल यू. सो आप लेट्स से कॉर्टिसोल लेवल्स किसी के बहुत हाई होते हैं तो कहा जाता है कि स्ट्रेस इसको इसलिए हो रहा है क्योंकि इसका कॉर्टिसोल बहुत हाई है. या यू लेट्स से यू आर डूम स्क्रोलिंग एंड यू जस्ट स्क्रोलिंग, तुम्हें पता भी नहीं लग रहा कि कितना टाइम निकल गया, 3 घंटे हो गए एंड यू हैव जस्ट बिन स्क्रोलिंग. वाई? बिकॉज तुम्हें डोपामिन रश मिल रहा होता है उस चीज़ से. सो डोपामिन आपकी मोटिवेशन पे इम्पैक्ट करता है. सो यू कीप ऑन स्क्रोलिंग एंड स्कोरिंग. बट डोपामिन इज नॉट समथिंग दैट इज़ आपको मेंटली आ रहा है. इट इज़ समथिंग दैट इज़ प्रोड्यूस्ड बायोलॉजिकली. तो वो एक बायोलॉजिकल न्यूरोट्रांसमीटर है जो आपके थॉट्स को इन्फ्लुएंस कर रहा है. वो आपको एक रश देता है जिससे कि आप यू कंटिन्यू डूइंग दैट थिंग. तो बायोसाइकोलॉजी जो होती है वो ब्रेन बिहेवियर रिलेशनशिप को स्टडी करती है कि कैसे जो आपका ब्रेन है वो बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है, या फिर कैसे जो आपकी फिजियोलॉजी है वो बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है. हाउ व्हेन यू आर ऑन योर मेंस्ट्रुएशन और व्हेन एनी गर्ल इज़ ऑन देयर मेंस्ट्रुएशन, उनका मूड बहुत अफेक्टेड रहता है उससे. सो दैट इज़ द बायोलॉजी अफेक्टिंग द साइकोलॉजी. न्यूरोट्रांसमीटर अगैन डोपामिन हो गया. हार्मोनल इफेक्ट्स ऑन मूड ऑन स्ट्रेस. हार्मोन से आपका स्ट्रेस लेवल भी हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है. जेनेटिक इन्फ्लुएंसेस भी होती हैं, जैसे कि इंटेलिजेंस टू अ सर्टेन एक्सटेंट इज़ बायोलॉजिकल. योर पर्सनैलिटी टू अ सर्टेन एक्सटेंट इज़ बायोलॉजिकल. कहते ना कि तो इसके जीन्स में ही है, ये तो इंटेलिजेंट है, इसका तो घर में सभी इंटेलिजेंट है. सो इवन दो दैट इज़ लाइक अ नेचर नर्चर वाला काफ़ी लंबा डिबेट, बट स्टिल टू सम पॉइंट बायोलॉजी इफेक्ट करती है आपके साइकोलॉजी को. बहुत सारे मेथड्स हैं. ब्रेन इमेजिंग हो गया, ये कॉग्निटिव साइक के अंदर भी यूज़ होता है. EEG, MRI, पेट स्कैन, सो fMRI हो गई हमारी, ये सब यूज़ करी जाती है. एनिमल स्टडीज़ करी जाती हैं. लीजन एंड स्टिमुलेशन स्टडीज़ करी जाती हैं. ट्विन एंड एडॉप्शन स्टडीज़ करी जाती हैं. ट्विन स्टडी अगर तुम्हारे पास 12th में साइकोलॉजी थी तो यू मस्ट हैव स्टडीड. अगर नहीं भी पढ़ी तो मैं बता देती हूँ कि जो ट्विन्स होते हैं अगर वो साथ में रेज होते हैं तो उनकी इंटेलिजेंस लेवल्स जो होते हैं दे आर वेरी सिमिलर. एंड इवन इफ दे आर रेज्ड अपार्ट स्टिल उनके जो इंटेलिजेंस लेवल्स हैं दे आर समवॉट सिमिलर. लाइक आई थिंक 72% समथिंग अलाइन करते हैं. तो इट शोज़ की बायोलॉजी जो आपकी है वो इफेक्ट करती है आपकी साइकोलॉजिकल ट्रेट्स को. कहाँ अप्लाई हो सकता है न्यूरोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के अंदर. क्योंकि अगर आपको पता लग रहा है कि हाँ बहुत ज़्यादा ये पर्टिकुलर न्यूरोट्रांसमीटर इस पर्टिकुलर हार्मोन के पीछे बंदे को लेट्स से स्ट्रेस हो रहा है या कोई डिसऑर्डर हो रहा है, तो वो चीज़ अगर आपको पता लग गई किस रीज़न से हो रही है, तो अगर आपने उस पर्टिकुलर न्यूरोट्रांसमीटर को कंट्रोल कर लिया, उसके लेवल्स को कंट्रोल कर लिया, तो यू विल फील बेटर, या बंदे का डिसऑर्डर जो है वो हील हो सकता है. जो एडिक्शन है, एग्रेशन हो गया, मेंटल इलनेस हो गया. एडिक्शन कैसे होता है? सो यू आर गेटिंग सम सॉर्ट ऑफ पीपल ड्रिंक अ लॉट, दे आर गेटिंग सम सॉर्ट ऑफ हाई ना दैट कीप्स देम टू कंटिन्यू इट इवन दो उन्हें कॉग्निटिवली पता है कि इट्स गोना हार्म देयर बॉडीज बट दे स्टिल डू इट. तो कहीं ना कहीं जो आपके बायोलॉजी के अंदर ड्रिंक करने के बाद जो न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज़ होते हैं, जो हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, दे गिव यू अ हाई, तो उससे फिर एडिक्शन लग जाता है. Then we have development of medications for depression, ADHD, because again घूम फिर के वही बात आ रही है. अगर आपको cause पता लग गया कि this is there in physiology जिससे कि ये disorder हो रहा है, तो अगर मैं इसी को हटा दूंगी या इसको चेंज कर दूंगी तो ये disorder भी क्योर हो जाएगा. जैसे कि मान लो रिसर्चर इज स्टडीइंग कि हाउ सेरोटोनिन लेवल्स अफेक्ट द सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन, या फिर अगर किसी बंदे के हिपोकैम्पस के अंदर कोई डैमेज है
तो हिपोकैम्पस जो है आपका मेमोरी सेंटर होता है एक तरीके से, तो अगर वो डैमेज हो गया तो कोई मेमोरी बना ही नहीं पाएगा इंसान. सो लेट्स से अ पर्सन इज़ लूजिंग मेमोरी अ लॉट, सो उसका ब्रेन स्कैन्स करे जाएंगे, पता लगेगा कि अगर हिपोकैम्पस डैमेज हो रखा है तो कैन वी फिक्स इट और कैन वी नॉट फिक्स इट, और अगर फिक्स कर सकते हैं तो फिर मेमोरी लॉस भी ठीक हो जाएगा. It is the study of how people grow and change physically, cognitively, socially, emotionally through the lifespan. हाँ, तो this is your child psychology. This is your child psychology or developmental psychology. It is developmental psychology. वो रह गया लिखना. सो थ्रू आउट लाइफ स्पैन लोग कैसे ग्रो करते हैं, चेंज होते हैं. सो लेट्स से इन्फेंट की स्टडी हो रही है, धीरे धीरे इन्फेंट कैसे ग्रो हो रहा है, कैसे उसके कॉग्निटिव प्रोसेसेस डेवलप हो रहे हैं, किस तरीके से वो वर्ल्ड को परसीव कर रहा है, कैसे उसका इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप हो रहा है, वो सोशलाइज कर रहा है नहीं कर रहा है. सो थ्रू आउट द लाइफ स्पैन, नॉट जस्ट एज एन इन्फेंट, when you get to when you are a teenager, or when you are in your middle aged period of time, or when you are a senior citizen. तो थ्रू आउट योर लाइफ स्पैन कैसे जो चेंजेस होते हैं फिजिकली, कॉग्निटिवली, इमोशनली, सोशली, उन चेंजेस को स्टडी करती है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी. तो इसमें भी हमारे अलग अलग फोकस होते हैं. फर्स्ट इज़ योर चाइल्ड डेवलपमेंट, कैसे अटैचमेंट डेवलप होती है, लैंग्वेज डेवलप होती है, कॉग्निटिव ग्रोथ कैसे होती है. एंड काफ़ी यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ द टर्म सेपरेशन एंग्जाइटी, when children don't want to get separated from their parents and it reaches a extreme level when they throw a lot of tantrums or even give suicide threats. So attachment कैसे आपका फॉर्म होता है लोगों से, लैंग्वेज कैसे डेवलप करते हो, आपका कॉग्निशन कैसे डेवलप हो रहा है. एडोलसेंस में मेनली जो इशू जो पढ़ा जाता है दैट इज़ आइडेंटिटी फॉर्मेशन, peer influence. आजकल social media is also one of the field that has been studied a lot because AI again बहुत सारी चीज़ों को influence कर ही रहा है. Then adulthood and aging, कैसे आपका memory decline होता है, dementia जैसे topics हो गए इसके अंदर, emotional regulation. मेथड्स होते हैं आपकी लॉन्गिट्यूडनल और क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ करी जाती हैं, ऑब्जर्वेशनल टेक्निक्स करी जाती हैं यूज़, सर्वे होते हैं और स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ भी होते हैं. नाउ सी यू कांट रियली डू एक्सपेरिमेंट्स ऑन दिस बिकॉज ये पूरा लाइफ स्पैन स्टडी करा जा रहा है. सो यू कांट रियली जस्ट मेक समबडी एज 5 years और समथिंग लाइक दैट. सो इसलिए मोस्टली क्वालिटेटिव स्टडीज़ करी जाती हैं या फिर सर्वेज लिए जाते हैं. देन एप्लीकेशन पेरेंटिंग प्रोग्राम्स के अंदर हेल्प करता है कि लेट्स से दैट चाइल्ड साइकोलॉजी में आप पढ़ रहे हो कि इफ़ यू डू दिस थिंग अ चाइल्ड माइट रिएक्ट लाइक दैट बिकॉज एज चिल्ड्रन दे परसीव समथिंग लाइक दैट. जैसे कि बहुत ज़्यादा ईगो सेंट्रिसिज्म होता है चिल्ड्रन के अंदर, दे आर लाइक जो मैं कह रहा हूँ वही है ना. तो वो वाली चीज़ है, तो उसके पीछे यू गाइड द पेरेंट्स हाउ टू रिएक्ट टू दोज थिंग्स. तो प्रोग्राम्स लॉन्च करे जाते हैं. एजुकेशन और करिकुलम प्लानिंग में भी यूज़ होता है बिकॉज एक एज के अकॉर्डिंग जो एक तरह से माइलस्टोन्स कहते हैं उसको कैसे अचीव कर रहे हैं. देन इट इज़ जियाट्रिक मेंटल हेल्थ हो गया. देन वी हैव जस्ट एग्जाम्पल कि डिफरेंट पेरेंटिंग स्टाइल्स जो होते हैं वो बच्चों को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं या इमोशनल रेजिलियंस कैसे बनती है बच्चों की. सो दैट्स व्हाट. जो पियाजे थे उन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के स्टेजेस दिए थे, डोंट नीड टू गो इनटू द डेप्थ ऑफ इट. जैसे कि अच्छा ऑब्जेक्ट परमानेंस इज बेसिकली दिस ग्लास इज़ ओवर हियर एंड अभी तक तुम्हें ग्लास दिख रहा है, अगर मैंने गायब कर दिया यू विल नॉट हैव दिस थिंग कि ये ग्लास मैंने उठा के साइड में रखा है. फॉर यू इट्स गॉन एंड इफ समथिंग इज़ नॉट देयर इट नेवर एग्जिस्टेड. सो इट्स मोर ऑफ अ जो दिख रहा है वो है, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड वाली चीज़ होती है. सो इट हैपन्स विद इन्फेंट्स अ लॉट. एरिक्सन के साइको सोशल स्टेजेस थे, आइडेंटिटी फॉर्मेशन हो गया, रोल कन्फ्यूजन हो गया. सो इन्होंने मेजरली हमारे एडोलसेंट के अंदर स्टेजेस दिए थे. अगैन यू डोंट नीड टू गो इन द डेप्थ ऑफ दिस. एप्लीकेशन देखी जाए तो बच्चों के लिए इंटरवेंशंस डेवलप करे जा सकते हैं. लेट्स से किसी को ऑटिज़म है या डिसलेक्सिया है. देन प्रोग्राम सपोर्टिंग, अगर आपके मेमोरी लॉसेस बहुत हो जाता है एडल्टहुड के अंदर, ठीक है, व्हेन यू आर लाइक वेरी ओल्ड, तो आपका कहीं ना कहीं मेमोरी डिक्लाइन होता ही होता है, तो उनके लिए प्रोग्राम्स भी बनाए जा सकते हैं. एंड वन एक्सपेरिमेंट वाज डन बाय हार्लो. इन्होंने ये दिखाया था कि जो इन्फेंट मंकीज़ थे दे प्रेफर्ड कम्फर्ट
ओवर फूड, हाईलाइटिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ इमोशनल बॉन्डिंग. तो लाइक अगर आप उनको भी ये था कि आई नीड समबडी विद मी इंस्टेड ऑफ आई नीड टू ईट. सो इट शोड कि कैसे यू नो इमोशनल वेलबींग होता है, इमोशनल जो बॉन्डिंग है वो कैसे बनती है. देन वी हैव एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी. अच्छा, ऑल्सो यू डोंट नीड टू लर्न ऑल दी टाइप्स ऑफ साइकोलॉजी, यू शुड जस्ट नो लाइक तुम्हें बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए सारी सब फील्ड्स पता होनी चाहिए. But if we talk about from like a exam point of view, then you don't really need to learn like 11 12 subfields. 6 is enough. 6 के बारे में एक page if you can write, that's more than enough. Experimental psychology, very interesting field of psychology again. तो experimental psychology से सीधा सीधा तुम्हें वो नेम से ही समझ आ रहा है, when you conduct experiments. ठीक है, तो अभी आई एम प्रीटी श्योर इस पर तुम्हारी कॉलेज में रिपोर्ट भी होगी, क्योंकि DU में होती है एक एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी पर रिपोर्ट. तो जो आप कंट्रोल्ड रिसर्चेस करते हो, लैब्स के अंदर जो भी एक्सपेरिमेंट्स करते हो, दे आर नोन एज पार्ट ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी. कुछ जैसे हमारे मेन कॉन्सेप्ट्स हो गए लर्निंग एंड क्लासिकल कंडीशनिंग. पैवलोव ने एक्सपेरिमेंट करा था क्लासिकल कंडीशनिंग के अंदर, जिसमें आई जस्ट गिव यू ब्रीफ अबाउट इट बिकॉज नेक्स्ट यूनिट के अंदर वी आर गोना डू इट इन डेप्थ एनीवेज. तो इसके अंदर क्या होता है कि पैवलोव ही वाज लाइक अ फिजिशियन एंड ही वाज स्टडिंग समथिंग एल्स, बट वो उसका यू नो कुछ करते करते बस क्लासिकल कंडीशनिंग डिस्कवर हो गई थी. तो उन्होंने क्या करा कि एवरी टाइम ही यूज्ड टू गिव हिज डॉग्स फूड, तो वो उससे पहले बेल बजाता था. एंड व्हेन फूड वाज प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ द डॉग्स, तो डॉग्स जो है सैलिवेट करते थे. तो जब वो ऐसे धीरे धीरे उन्होंने पेयर करना चालू करा कि जब फूड दे रहे हैं उससे पहले बेल की आवाज़ करें, तो देयर केम अ पॉइंट जब सिर्फ बेल की साउंड से द डॉग स्टार्टेड टू सैलिवेट. तो उन्होंने उस स्टिमुलस के पीछे उनको एक रिस्पॉन्स, उनका यू नो कंडीशन रिस्पॉन्स निकलने लग गया कि एवरी टाइम दिल हियर अ बेल दिल सैलिवेट. ऑपरेंट कंडीशनिंग दी थी स्किनर ने. ही सेड दैट एवरी बिहेवियर is because if you know there is some reinforcement or punishment. If you reinforce a behavior, be it through positive reinforcement or negative reinforcement, वो behavior बढ़ेगा. Let's say that somebody scores really good marks, तो the parent they give them a chocolate or whatever the child asks for, तो वो reinforce हो गया. तो the child will work even harder to you know study more and get better marks because उन्हें पता है कि when I score good I'm gonna get this particular thing. और हाउ यू नो a lot of people say कि अच्छा you get into this college we'll get you a phone. A lot of parents are like that. Then we have perception and sensation. कैसे आप चीज़ों को परसीव करते हो, कैसे आप यू नो सेंसेशंस को परसीव करते हो. दीज आर ऑल्सो स्टडीड इन एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी. मोटिवेशन और इमोशन स्टडीज़ को भी एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के अंदर यूज़ करा जाता है. नाउ यू माइट थिंक यार ये कॉन्सेप्ट्स तो बाकी चीज़ों में भी ओवरलैप कर रहे हैं, करेंगे ही, बिकॉज एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी इज़ अ फील्ड ऑफ साइकोलॉजी. बट आपके एक्सपेरिमेंट्स जो होते हैं वो क्लिनिकल के अंदर भी होते हैं, एक्सपेरिमेंट्स आपके कॉग्निटिव में भी होते हैं, एक्सपेरिमेंट्स आपके बायो में भी होते हैं. तो यू नो एक्सपेरिमेंट्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर. सो इसमें जो मेथड्स की बात करें तो वो लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल्स देके. लेट्स से दैट आई गिव यू अ सर्टेन अमाउंट ऑफ कॉफ़ी एंड इट इंक्रीजेज योर फोकस. तो फिर मैं स्टडी करूँगी और कॉफ़ी के लेवल्स कम ज़्यादा कर करके कि क्या इससे एक्चुअली फोकस बढ़ रहा है. तो कॉफ़ी इज़ योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्योंकि तुम उसे मैनिपुलेट कर रहे हो, एंड योर फोकस इज़ डिपेंडेंट वेरिएबल कि फोकस बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा कॉफ़ी की वजह से, तो वो कॉफ़ी पर डिपेंडेंट है. एनिमल स्टडीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं बेसिक बिहेवियर्स को एक्सप्लोर करने के लिए. रैट्स पे काफ़ी स्टडी करी जाती है. देन वी हैव साइकोफिजिकल टेस्टिंग टू मेजर सेंसरी थ्रेशोल्ड, मतलब फिजिकल तुम्हारे टेस्ट भी लिए जाते हैं. देन एप्लीकेशंस की बात करें तो फॉर्मिंग द बेसिस ऑफ अप्लाइड एरियाज लाइक क्लिनिकल और कॉग्निटिव साइकोलॉजी, जैसे कि मैंने अभी बताया क्योंकि एक्सपेरिमेंट्स हर जगह होते हैं. एजुकेशनल मेथड्स को भी इम्प्रूव करना. सो इट इज़ मोर ऑफ यू नो एवरीथिंग दैट आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस 3 फील्ड्स वो इसमें अप्लाई करेगा. स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, एथलेटिक परफॉर्मेंस को कैसे एनहांस करा जा सकता है, उनका वेलबींग कैसे बढ़ाया जा सकता है साइकोलॉजिकल स्ट्रैटेजीज को यूज़ करके. यू नो हाउ अ लॉट ऑफ पीपल से दैट इफ़ यू आर इन अ गुड मेंटल स्टेट यू परफॉर्म बेटर. ठीक है. एंड देन वी हैव इसके अंदर जो कोर कॉन्सेप्ट्स होते हैं दे आर मेंटल स्किल्स ट्रेनिंग, विजुअलाइज करना चीज़ों को, गोल्स को सेट करना, पॉजिटिव सेल्फ टॉक करना टू इंक्रीज योर मोटिवेशन,
to increase your perception, to increase your attention so that you can perform better. Also how to cope with anxiety and injury recovery, because injuries कई बार हो जाती है and before let's say you have a very important game and you are very anxious, तो उसको कैसे control करना है so that it does not come in between your performance. देन वी हैव टीम कोहेजन एंड लीडरशिप की बातें हो गई, कई बार टीम्स की नहीं बनती है, सो हाउ डू यू मेक श्योर दैट एवरीथिंग इन अ टीम फंक्शंस वेल. मेथड्स पे आ जाओ. परफॉर्मेंस प्रोफाइलिंग एंड मेंटल रेजिलियंस ट्रेनिंग दी जाती है, बायो फीडबैक करा जाता है, देन ग्रुप सेशंस करे जाते हैं. ग्रुप सेशंस बिकॉज स्पोर्ट्स इज मोस्टली अ टीम वर्क थिंग लाइक अ लॉट ऑफ स्पोर्ट्स. देन एप्लीकेशंस की बात करी जाए तो इट्स वेरी क्लियर फ्रॉम द नेम इटसेल्फ. स्पोर्ट्स में एथलीट्स को प्रेशर मैनेज करवाने के लिए या स्ट्रैटेजीज डेवलप करना, जैसे कि उनकी मोटिवेशन बनी रहे इवन आफ्टर इंजरी, एंड टीम वर्क कैसे इम्प्रूव करा जा सकता है. पॉजिटिव साइकोलॉजी इज़ वेरी पॉजिटिव. सो एज पर पॉजिटिव साइकोलॉजी, सो वन ऑफ द मेजर थिंग दैट इट डज इज़ कि वो हर चीज़ को एक अच्छे लाइट में देखती है, instead of just saying ki my phone broke, you can just reframe it in a positive way ki okay, anyway I wanted to change the temper, so now it's giving me a chance to do that. तो पॉजिटिव साइकोलॉजी इज़ बेसिकली आपके ह्यूमन के जो स्ट्रेंथ्स होते हैं, वेलबींग होता है, वो फैक्टर्स जो आपकी लाइफ को फुलफिलिंग वे के अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं, तो उन चीज़ों को सब पॉजिटिव साइकोलॉजी स्टडी करती है. बेसिकली हाउ यू कैन एनहांस योर वेलबींग बाय बीइंग मोर पॉजिटिव. तो इसमें फ्लो स्टेट्स को स्टडी करा जाता है, ग्रैटिट्यूड को स्टडी करा जाता है, स्ट्रेंथ बेस्ड अप्रोचेस स्टडी करी जाती हैं. मेथड्स हो गए जैसे हैप्पीनेस सर्वे हो गया, हैप्पीनेस वर्कशॉप्स तुमने सुनी होंगी, बहुत सारी होती रहती हैं. सेल्फ रिपोर्ट स्केल्स होते हैं, इंटरवेंशन स्टडीज़ करी जाती है. इंटरवेंशन इज़ बेसिकली कोई न्यू चीज़ को इंट्रोड्यूस करवाना, जैसे कि लेट्स से आई हैव बीन फीलिंग डाउन एंड यू टेल मी कि अरे यू डू डीप ब्रीदिंग फॉर लेट्स से अ वीक, एंड देन एक हफ्ते बाद तुमने पहले मेरा एक बेसलाइन मेजर लिया कि आई जनरली लेट्स से फील 7 level of stress, एंड देन यू इंट्रोड्यूस्ड मेडिटेशन एंड जर्नलिंग टू मी, एंड तुमने मेरे से एक हफ्ता वो चीज़ करवाई या एक महीना वो चीज़ करवाई. तो अगर एक महीना करवाई तो हो सकता है मेरा वो 7 में से अब 4 हो जाए लेवल. सो वो आपके इंटरवेंशन के थ्रू कोई चीज़ इम्प्रूव होती है. तो इंटरवेंशन स्टडीज़ करी जाती हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़ करी जाती हैं. एप्लीकेशंस में देखा जाए तो कोचिंग प्रोग्राम्स हैं अपनी लाइफ सेटिस्फैक्शन को इम्प्रूव करने के लिए. मेंटल वेलनेस इनिशिएटिव्स जो आपके स्कूल्स और वर्क प्लेसेस के अंदर होते हैं, कोई वर्कशॉप्स वगैरह कंडक्ट करवाते हो या कोई इवेंट कंडक्ट करवाते हो, सो दैट्स व्हाट कम्स अंडर इट. और रेजिलियंस डेवलप करना. क्रॉनिक, अब जिनको क्रॉनिक इलनेस होती है दे आर ऑलवेज सिक, एंड समटाइम्स लेट्स से दैट आई एम वेरी सिक सो यू विल गेट सिक ऑफ मी. तो तुम तो इमेजिन ही नहीं कर सकते ना कि मेरे पे क्या जा रहा होगा. सो दैट्स व्हाट. तो व्हेन समबडी इज सफरिंग सो मच, व्हेन दे आर हैविंग अ क्रॉनिक इलनेस, सो जनरली डेली के जो टास्क होते हैं वो भी मुश्किल हो जाते हैं लोगों के लिए. सो उनमें रेजिलियंस को कैसे बिल्ड करा जाए. अब मार्टिन सेलिग्मैन ने एक स्टडी करी थी जिसमें पता लगा कि अगर आप डेली ग्रैटिट्यूड को कुछ मिनट्स के लिए प्रैक्टिस करते हो तो आपके हैप्पीनेस लेवल्स इंक्रीज़ हो सकते हैं और डिप्रेसिव सिम्टम्स कम हो सकते हैं. देन वी हैव क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी. कल्चर से ही समझ आ रहा है, कल्चर की बात हो रही है. तो कल्चर जो है वो कैसे आपके इन्फ्लुएंस करता है थॉट्स को, इमोशंस को, बिहेवियर्स को. लेट्स से अ पर्टिकुलर, लेट्स से इंडियन कल्चर डज नॉट अप्रिशिएट अल्कोहल, बट वेस्टर्न कल्चर के अंदर बिकॉज दे ईट ब्रेड्स एंड एवरीथिंग, एज फार एज आई नो इट हेल्प्स इन डाइजेशन एज वेल. तो अगैन दिस इज़ एज फार एज आई नो, बट वेस्टर्न ट्रेडिशन के अंदर व्हेन समथिंग गुड हैपन्स यू ड्रिंक. इंडियन ट्रेडिशंस के अंदर यू आर नॉट सपोज टू ड्रिंक जनरली. अब तो चीज़ें चेंज हो रही हैं. तो कल्चर विल इन्फ्लुएंस कि तुम कैसे सोच रहे हो चीज़ों के बारे में. इंडिविजुअलिज्म कलेक्टिविज्म हो गया. इंडिविजुअलिज्म इज़ देयर इन वेस्टर्न एरियाज अ लॉट, जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा इंडिविजुअलिस्टिक होते हैं. आफ्टर 18 यू आर सपोज टू मूव आउट. इंडिया में कलेक्टिविस्ट होते हैं कि यू आर सपोज टू लिव विद द फैमिली, जॉइंट फैमिलीज होती हैं. आजकल अगैन थिंग्स आर चेंजिंग, बट दैट्स व्हाट द कल्चर इज़. अब कल्चरल डिफरेंसेस हैं, ये दोनों कल्चर अलग अलग है ना, तो कैसे इनके इमोशनल एक्सप्रेशन अलग होंगे. हो सकता है इंडिविजुअलिस्टिक जो कल्चर्स हैं दे प्रेफर सॉलिट्यूड, दे प्रेफर अचीवमेंट
और हो सकता है जो कलेक्टिविज्म वाले हैं दे प्रेफर टू टेक एवरीबडी टुगेदर, दे आर नॉट कि हाँ मैं अकेले सब कुछ कर लूँगा. देन मेंटल हेल्थ स्टिग्मा अलग अलग सोसाइटीज़ के अंदर, अलग अलग कल्चर्स के अंदर कैसे देखा जाता है. मेथड्स की बात करें तो क्रॉस नेशनल सर्वेज होते हैं, एथनोग्राफिक स्टडीज़ करी जाती है और मल्टीकल्चरल रिसर्च होती है बिहेवियर एंड कॉग्निशन पे. एप्लीकेशंस की बात करें तो कल्चरली सेंसिटिव मेंटल हेल्थ इंटरवेंशंस को डेवलप करना जो कि किसी दूसरे कल्चर को ऑफेंड ना करें या हार्म ना करें. डिफरेंसेस को समझना वर्क प्लेस मोटिवेशन के अंदर. फिर इंटरनेशनल रिलेशंस को इम्प्रूव करवाना, कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करवाना, बिकॉज क्योंकि बहुत सारी चीज़ें कॉन्ट्राडिक्टरी होती है, जैसे कि लेट्स से अल्कोहल कंजम्पशन ओनली, सो इट्स नॉट कंसिडर्ड वेरी गुड इन इंडियन कल्चर्स बट इट इज़ अमेजिंग इन वेस्टर्न कल्चर्स बिकॉज एवरीथिंग गुड दे डू दे they take alcohol. So that's what. काउंसलिंग साइकोलॉजी मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ उसके बारे में, बट स्टिल डेली का जो स्ट्रेस होता है, कोपिंग स्ट्रैटेजीज़ को इम्प्रूव करना, पर्सनल ग्रोथ अचीव करना, इन सब के लिए काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट यूज़ कर होती है. देन कुछ कोर जो इसका फोकस है दैट इज़ लेट्स से आपने स्कूल से कॉलेज के अंदर आपका एक ट्रांजिशन हुआ है and you are not dealing with it very well because everything is new in college and nobody, let's say, is talking to you. I hope that's not the case, I really hope. But just for example कि तुम्हारे कोई दोस्त वोस्त नहीं बन रहे and you feel extremely lonely in college, तो आप जाते हो किसी काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट के साथ. यू आर नॉट गोना गो टू अ पॉजिटिव साइकोलॉजिस्ट, यू आर नॉट गोना गो टू अ कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, यू विल गो टू अ काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट बिकॉज इट इज़ अ एवरीडे वाली चीज़. It is how you are coping with things. Then we have strength based counseling and resilience building. फिर मतलब resilience आप basically कैसे build करते हो. Methods, client centered therapy होती है, it is a very important therapy of humanistic perspective, we'll cover it आगे. कार्ल रॉजर्स ने दी थी. ग्रुप थेरेपी होती है, करियर काउंसलिंग होती है. अगैन करियर काउंसलिंग काफ़ी लोग करवाते हैं, दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ काउंसलिंग साइकोलॉजी. एप्लीकेशन की बात करें तो कॉलेज स्टूडेंट्स जो होते हैं वो अपना स्ट्रेस वगैरह के लिए, जैसे कि आई ऑलरेडी सेड लोनलीनेस के लिए भी करते हैं. जो स्कूल स्टूडेंट्स हो गए लेट्स से दे आर डूइंग इट फॉर करियर नहीं समझ आ रहा, हो सकता है यू आर समबडी हुज मैरिज इज़ फॉलिंग अपार्ट, तो देन ऑल्सो यू गो टू लाइक अ काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट. वर्क प्लेस प्रोग्राम्स एड्रेसिंग बर्नआउट एंड मेंटल वेलनेस. वर्क प्लेस में जैसे कई बार लोगों को बर्नआउट हो जाता है, दे गेट एक्सट्रीमली स्ट्रेस्ड ऑफ इट, तो वो फिर उनकी प्रोडक्टिविटी ज़ीरो हो जाती है, दे ऑल्सो गो टू अ काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट. पर्सनैलिटी साइकोलॉजिस्ट पर्सनैलिटी को स्टडी करते हैं, आपके जो भी एंड्योरिंग पैटर्न्स ऑफ थाट्स, फीलिंग्स एंड बिहेवियर्स. एंड्योरिंग्स मतलब जो चीज़ एक कंसिस्टेंट वे के अंदर है, इट डज़ नॉट चेंज दैट क्विकली. तो जो भी आपके वो थाट्स, फीलिंग्स और बिहेवियर्स हैं जो इंडिविजुअल्स को यूनिक बनाते हैं, तो इसके अंदर 5 पर्सनैलिटी ट्रेट्स की भी बात करी जाती है. इट इज़ ऑल्सो वेरी फेमस मॉडल. दिस इज़ आपका ओपननेस, दिस इज़ आपका कॉन्शाइंटसनेस, दिस इज़ आपका असर्टिवनेस, दिस इज़ एक्सट्रोवर्जन, न्यूरोटिसिज्म. देन वी हैव पर्सनैलिटी डेवलपमेंट. दिस इज़ लाइक अ बिग 5 मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी जो कि दिया गया था आपके अलग अलग ट्रेट्स को मेजर करने के लिए. देन आपकी पर्सनैलिटी कैसे डेवलप होती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम और कितनी स्टेबल रहती है. ट्रेट और स्टेट डिस्टिंक्शंस. ट्रेट इज़ बेसिकली अ मोर जैसे कि आई एम अ वेरी काइंड पर्सन, दैट इज़ माई ट्रेट, या आई एम अ वेरी अग्रेसिव पर्सन. तो वॉट आई विल डू इज़ कि अगर you messed up something this small, I'll get very angry at you, and you messed something this and then also I'll be very angry at you. तो मतलब कोई सिचुएशन ये हो या सिचुएशन ये हो, मेरे को गुस्सा आना ही आना है. वाई? बिकॉज आई विल हैव दैट एग्रेसिव वाला ट्रेट. एक होता है स्टेट की बात कि इन दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम आई एम वेरी एंग्री, तो मैंने तुम्हें भी सुना दिया, बट जनरली आई एम नॉट लाइक दैट. सो पर्सनैलिटी की जब हम स्टडी करते हैं तो वी फोकस ऑन ट्रेट, वी डोंट फोकस ऑन स्टेट बिकॉज एवरीबडी गेट्स इन अ बैड मूड समटाइम्स. पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स को स्टडी करा जाता है, जैसे कि आपका स्प्लिट पर्सनैलिटी हो गया, मल्टीपल पर्सनैलिटी हो गया. कुछ इन्वेंट्रीज़ हैं जैसे कि MBTI है, NEO-PIR है, तो इन चीज़ों से आपकी पर्सनैलिटी मेजर करी जाती है. MMPI इज़ ऑल्सो वन ऑफ देम. देन वी हैव ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़, सेल्फ रिपोर्ट एंड पीयर रिपोर्ट्स. पीयर रिपोर्ट इज़ बेसिकली क्या होता है कि जैसे देयर इज़ अ लाइन गिवन, देयर इज़ अ स्टेटमेंट गिवन ऑन एग्रेशन ओनली,
तो योर पीयर्स, पीपल हु यू आर सराउंडेड बाय, विल रेट यू ऑन दैट. आपका 1 2 3 4 5 ऐसे करके बॉक्सेस दिया हुआ है. तो इफ़ आई एम एन एग्रेसिव पर्सन, माई फ्रेंड विल रेट मी अ 4, बिकॉज मैं तो खुद का रेटिंग नहीं दूंगी ना उतना बुरा. मैं तो कहूँगी नहीं, आई एम नॉट एग्रेसिव पर्सन. सो वो भी लिए जाते हैं, पीयर रिपोर्ट्स भी लिए जाते हैं. एप्लीकेशन क्या है? काउंसलिंग, पर्सनल डेवलपमेंट, करियर गाइडेंस, क्लिनिकल डायग्नोसिस. तो अब तुम्हें लगेगा कि एप्लीकेशन लगभग सबके ओवरलैप ही कर रहे हैं, करते हैं, बिकॉज ओवरऑल तो साइकोलॉजी की फील्ड है ना. इट्स जस्ट दैट अंदर अलग अलग एज पर नीड्स डिविजन्स करे हुए हैं. देन वी हैव सोशल साइकोलॉजी, बिकॉज सी योर पर्सनैलिटी विल ऑल्सो इन्फ्लुएंस योर कॉग्निशन. तो ऐसे करके चीज़ें होती हैं. सोशल साइकोलॉजी, सोशल से समझ आ रहा है, सोशियोलॉजी से कनेक्टेड है, आपके इन्वायरमेंट से कनेक्टेड है, आसपास के लोगों से कनेक्टेड है. तो आप जो अपने सोशल कॉन्टेक्स्ट है, एक पर्टिकुलर एरिया जिसके अंदर आप हो, उसके अंदर आप कैसे रिएक्ट कर रहे हो. लेट्स से कि दूसरे अगर मेरे आसपास है तो मेरी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा लो हो जाती है. सो दैट इज़ सोशल इनहिबिशन, कि लोगों की प्रेजेंस से मेरी परफॉर्मेंस लो हो गई. या हो सकता है तुम्हारी लोगों की प्रेजेंस से तुम मोटिवेट हो जाते हो, तुम्हारी परफॉर्मेंस और बढ़ जाती हो. ठीक है. तो इट एग्जामिन्स हाउ इंडिविजुअल्स थॉट्स, फीलिंग्स, बिहेवियर्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर्स एंड इन द सोशल कॉन्टेक्स्ट. तो कहाँ कहाँ फोकस होता है? एटीट्यूड पे फोकस होता है, सोशल इन्फ्लुएंस पे फोकस होता है, कन्फर्मिटी के प्रिंसिपल्स हो गए, दिस थिंग, ओबीडियंस का प्रिंसिपल हो गया. देन वी हैव प्रेजुडिस, डिस्क्रिमिनेशन, स्टीरियोटाइप्स. जो भी चीज़ें आपकी सोसाइटी से कनेक्टेड होती हैं वो चीज़ें हम सोशल साइकोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं. काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स करे गए हैं. मिलग्राम ने ओबीडियंस स्टडी करी थी, ऐश ने स्टडी करी थी. सर्वेज होते हैं, फील्ड स्टडीज़ होती हैं, ऑब्जर्वेशनल मेथड्स होते हैं रियल लाइफ वर्ल्ड सेटिंग्स के अंदर. मतलब सो बेसिकली ऑब्जर्व इसलिए करा जाता है बिकॉज अगर आप कोई लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट करोगे तो लोग हो सकता है उस वे में रिएक्ट करें जिसमें वो जनरली ना करते हो, जस्ट टू लुक गुड. तो काफ़ी सारे इसलिए नेचुरलिस्टिक इन्वायरमेंट के अंदर करे जाते हैं रिसर्चेस, ताकि आप रियल लाइफ में उन चीज़ों को ऑब्जर्व कर सको. एप्लीकेशन एंटी बुलिंग प्रोग्राम्स के अंदर डाइवर्सिटी इंक्लूजन ट्रेनिंग हो गई, सोशल मीडिया एंड बिहेवियरल एनालिसिस हो गया. देन वी हैव इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट. तो इंडस्ट्रियल, ऑर्गेनाइजेशनल और आईओ साइकोलॉजी तुमने बहुत सुना होगा, क्योंकि मेजरली 3 फील्ड्स ही हैं जिनको बहुत हाइप बनी होती है बच्चों के अंदर, दैट इज़ क्लिनिकल, काउंसलिंग और आईओ. तो आईओ आपके वर्क प्लेस बिहेवियर और परफॉर्मेंस के बारे में बात करता है, जो कि साइकोलॉजी कैसे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है. जैसे कि मैंने अभी बर्नआउट के बारे में बताया था. सो साइकोलॉजिस्ट विल डील विद हाउ टू रिड्यूस दैट बर्नआउट, और या फिर हम वर्क को किस बेसिस पे अलॉट करें कि आपका बर्नआउट वाला पॉइंट आए ही ना. ठीक है. तो मोटिवेशन थ्योरीज पढ़ी जाती हैं इसमें, जैसे मैस्लो की थ्योरी थी, हर्सबर्ग की थ्योरी थी एम्प्लॉय एंगेजमेंट के लिए. ठीक है. देन वी हैव लीडरशिप, जैसे इसका बेसिकली सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का इन्होंने पिरामिड दिया था एक, जिसमें बेसिक नीड्स थी आपकी, फिजियोलॉजिकल नीड्स थी, फिर आपकी इमोशनल नीड्स थी, सेफ्टी नीड्स थी, फिर आपका एंड में जाके सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता है. मेथड्स की बात करें अगर हम, तो जॉब एनालिसिस हो गया, परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना एम्प्लॉयज़ की, एम्प्लॉय से सर्वेज लेना. एप्लीकेशंस के अंदर है तो एक रिक्रूटमेंट टेस्ट को जनरेट करवाना राइट कैंडिडेट सेलेक्ट करने के लिए. वर्क प्लेस का डायनामिक्स जो है, या वर्क प्लेस का जो बिहेवियर है उसको इम्प्रूव करवाना, या इन्वायरमेंट इम्प्रूव करवाना ताकि लोगों की प्रोडक्टिविटी बढ़ सके. जैसे कि जो आपके गूगल हो गया या अमेज़ॉन हो गया, जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज है, दे ऑल हैव साइकोलॉजिस्ट एंड दे यूज़ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स ताकि एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन भी बढ़े और उनकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़े. हेल्थ साइकोलॉजी, हेल्थ साइकोलॉजी इज समहाउ रेलिवेंट टू योर बायोसाइकोलॉजी ऑल्सो. तो इट स्टडीज़ की जो आपके साइकोलॉजिकल, बायोलॉजिकल और सोशल फैक्टर्स हैं वो आपकी हेल्थ को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं. हमने बायोलॉजिकल में क्या पढ़ा कि ये सब जो आपकी बायोलॉजी है वो आपकी साइकोलॉजी को कैसे इन्फ्लुएंस करती है. यहाँ पे हम उल्टा पढ़ रहे हैं, आपका जो साइकोलॉजिकली चल रहा है वो आपकी हेल्थ को कैसे इन्फ्लुएंस करता है. लेट्स से दैट समबडी इज़ वेरी स्ट्रेस्ड एंड दे ऑलवेज से स्ट्रेस्ड, तो उनका इम्यूनिटी वीक हो सकता है, या दे आर मोर प्रोन टू गेटिंग बॉडी एक्स. वाई? बिकॉज दे आर ऑलवेज इन दैट प्रेशर, दे आर मोर प्रोन टू गेटिंग हेड एक्स. हेल्थ बिहेवियर चेंज मॉडल्स हो गए, तो इनको भी पढ़ा जाता है कि आप अपने बिहेवियर्स को या आपके साइकोलॉजिकल चीज़ों को किस तरीके से चेंज करो कि आपके हेल्थ इंप्रूव होए. ठीक है. व्हेन यू टेक अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, योर इम्यूनिटी वीकन्स अ लॉट, योर डाइजेशन वीकन्स अ लॉट. लाइक यू मस्ट हैव हर्ड दैट somebody who has a lot of anxiety, they get diarrhea also.
और दे ऑल्सो स्टडी कि जो आपके पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं वो आपकी हेल्थ को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं. सो शेल्डन ने दिया था जैसे एक हमारा 3 चीज़ों को दिया था उन्होंने, विच वॉज एंडोमॉर्फिक, मेट्रोमॉर्फिक एंड एक्टोमॉर्फिक. तो उन्होंने तो ये कर दिया था कि आपका जो बॉडी टाइप है उससे उन्होंने आपके साइकोलॉजी को लिंक कर दिया था. वैसे ही डिविजन वॉज डन ऑन टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी टाइप ऑफ पीपल. वो अगैन बहुत ही ज़्यादा वेग डिविजन था. दिस यू विल रीड इन सेमेस्टर सेकेंड ऑल्सो. तो उसके अंदर ये कहते थे कि जैसे टाइप ए के जो लोग होते हैं दे आर वेरी ओवर एक्टिव, दे आर लाइक परफेक्शनिस्ट, तो उनको हार्ट डिजीज़ जल्दी हो सकता है. ऑल्दो इस पर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी है बिकॉज उन्होंने बहुत ही बेसिक क्राइटेरिया दिया था इन चीज़ों का. सो इट इज़ लार्जली नॉट एप्लीकेबल आज के टाइम पे. मेथड्स बिहेवियरल इंटरवेंशंस करे जाते हैं, साइकोफिजियोलॉजिकल मेजरमेंट्स लिए जाते हैं, हार्ट रेट, कॉर्टिसोल लेवल्स को मेजर करना, सर्विस ली जाती हैं हेल्थ बिहेवियर पे. देन वी हैव अच्छा एक चीज़ और तुमने सुनी होगी कि स्ट्रेस है तो स्ट्रेस से योर हेयर स्टार्ट टर्निंग वाइट. अ लॉट ऑफ पीपल से दैट. सो दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ हेल्थ साइकोलॉजी. देन डिज़ाइन पब्लिक हेल्थ कैंपेन्स, काउंसलिंग पेशेंट्स इम्प्रूव. तो बेसिकली अगर आप ये कहते हो लेट्स से कि आई फील वेरी सिक, देन यू विल गेट मोर सिक. तो इन सब चीज़ों से कैसे डील करा जाए, जो भी प्रॉब्लम्स आपके माइंड के पीछे हो रही है आपकी बॉडी में, उनसे कैसे डील करा जाए. लॉट ऑफ टाइम्स व्हेन पीपल गेट फ्रैक्चर्स, तो उनका फ्रैक्चर जब फुली भी हील हो जाते देर लाइक आई एम इन सिवियर पेन, देन द डॉक्टर सेज दैट इट्स साइकोलॉजिकल बिकॉज फिजिकली एवरीथिंग इज़ फाइन. सो ऑल दीज थिंग्स आर स्टडीड अंडर हेल्थ साइकोलॉजी. Then we have forensic psychology. It's also a very interesting field. I really like the field. So जो भी आपके criminal justice systems हो गए या legal चीज़ें हो गई, उनके अंदर जो psychologist operate करते हैं they are known as your forensic psychologist. Criminals के mind को study करना, that is a part of your forensic psychology. ठीक है, तो क्या क्या पढ़ते हैं ये कॉम्पिटेंसी इवेल्यूएशंस देखते हैं कि जो भी डिफेंडेंट है आर दे साइकोलॉजिकली क्या वो उतने वेल है कि वो ट्रायल के अंदर जा सकते हैं. ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि दे गो एंड दे अटैक एवरीबडी. ठीक है. देन क्रिमिनल प्रोफाइलिंग करना, लाइक ग्रेडिंग्स देना, क्रिमिनल लेवल किस लेवल का क्रिमिनल है, बिहेवियर को समझना ऑफेंडर के, आई विटनेस मेमोरी रिलायबिलिटी कितनी होती है. ठीक है, मतलब आई विटनेस अगर मान लो मैंने कुछ मर्डर होते हुए देखा है तो मेरी मेमोरी पे कितना रिलाई करा जा सकता है. देन मेथड्स क्या हैं, लीगल केसेस के लिए असेसमेंट्स लेना है वेरी इंपॉर्टेंट. और विटनेस टेस्टिमोनी को देखना, उनकी एक्यूरेसी कितनी है. काफ़ी सारी चीज़ें होती है ना, व्हेन अ पर्सन इज़ लाइंग आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, आई एम जस्ट स्पीकिंग अपने हिसाब से कि मुझे पता है कि दिस इज़ ट्रू बिकॉज आई एम सेइंग समथिंग दैट इज़ ट्रू. एंड इफ समबडी इज़ लाइंग दे ट्राई टू ओवर एक्सप्लेन थिंग्स. यू नोटिस इट एनीवेयर, जब भी कोई चीज़ आपको कोई बंदा बहुत ज़्यादा बोल रहा होता है कि अरे नहीं ये भी है, दे आर जनरली डूइंग सम स्कैम और दे आर लाइंग. और इफ़ दे आर इन अ हरी कि आप ये स्कीम खरीदो, अरे दिस इज़ गुड, अरे मैं कह रहा हूँ, मैं वो कह रही हूँ वाली चीज़. सो दे आर जनरली लाइंग. देन टॉकिंग अबाउट रिस्क असेसमेंट फॉर पोटेंशियल रीऑफेंडिंग. रिस्क असेसमेंट करना कि पोटेंशियली वुड दैट पर्सन बी कमिटिंग मोर ऑफेंसेस इन फ्यूचर. तो क्या रिस्क क्या है उसका एज पर द करंट साइकोलॉजिकल कंडीशन ऑफ देम. देन एप्लीकेशंस की बात करें तो कोर्ट्स को एडवाइस करना मेंटल हेल्थ इश्यूज़ पे. देन थेरेपीज प्रोवाइड करना विक्टिम्स को. एंड वर्किंग विद लॉ इन्फोर्समेंट टू अंडरस्टैंड क्रिमिनल मोटिव्स. लॉ इन्फोर्समेंट के साथ वर्क करना लोगों के मोटिव्स को समझने के लिए, वाई अ पर्सन वुड कमिट दिस क्राइम. दिस इज़ जस्ट अ टेबल ऑफ ऑल द सब फील्ड्स इन डेप्थ, ताकि तुम्हारा एक ओवरव्यू हो जाए पूरा का पूरा. बट अगैन जस्ट टू let you know, if in case you get a question and if in case you are seeing this video just from the exam point of view, इतनी सारी fields लिख के मत आ जाना because you need to explain stuff, right? You will get a 20 mark question and you have to fill around 6 pages in it. 6 as in 3 pages front and back. तुम ज़्यादा से ज़्यादा 8 कर दो उसको या 9 कर दो अगर तुम टाइम मैनेज कर पा रहे हो. तो उसके अंदर what I would recommend is कि तुम let's say 8 fields को याद कर लो, ताकि अगर तुम 2 भूल भी जाओ तो तुम 6 को इतना एलैबोरेट कर लो कि एटलीस्ट यू आर राइटिंग वन साइड ऑफ द पेज उस एक फील्ड के ऊपर, बिकॉज इस पे क्वेश्चन आता है. आई जस्ट गिव यू अ क्विक ओवरव्यू ऑफ इट ऑल.
बायोलॉजिकल साइकोलॉजी में हमने ब्रेन नर्वस सिस्टम पढ़ा, मेथड्स हमारे एफएमआरआई ईईजी वगैरह था, ड्रग डेवलपमेंट, ब्रेन इंजरी, इन सब के अंदर अप्लाई होता है. देन एग्जाम्पल्स यू कैन गिव एज पर योर सेल्फ ऑल्सो. कॉग्निटिव साइकोलॉजी, मेंटल प्रोसेसेस जो भी हैं तुम्हारे सारे इसमें आ जाएंगे. एक्सपेरिमेंट्स होते हैं मेजरली, और न्यूरो टेस्ट होते हैं. फिर एप्लीकेशन में थेरेपी हो गई, एजुकेशनल स्ट्रैटेजीज़ हो गई. डेवलपमेंटल के अंदर लाइफ स्पैन को स्टडी करा जाता है. लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़ होती हैं, क्रॉस सेक्शनल रिसर्च होती है. इंटरवेंशंस डेवलप होते हैं, या तो चाइल्ड के लिए ऑटिस्टिक लोग जो होते हैं, या एडोलसेंट इशूज़ हो गए, या फिर हमारे मेमोरी इशूज़ हो गए एज पीपल एज, वो स्ट्रैटेजीज़ डेवलप करी जाती हैं. सोशल साइकोलॉजी में एवरीथिंग अबाउट द सोसाइटी की वो कैसे इंडिविजुअल को अफेक्ट कर रही है. ग्रुप डायनामिक्स को भी स्टडी करा जाता है इसमें. लैब एक्सपेरिमेंट्स हो गए, फील्ड स्टडीज़ होती हैं, इसमें सर्वेज होते हैं, इंटरव्यूज़ होते हैं. एप्लीकेशन के अंदर मार्केटिंग में यूज़ करी जाती है. डाइवर्सिटी प्रोग्राम्स हो गए, या प्रेजुडिस स्टेरियोटाइप से डील करना हो गया. क्लिनिकल के अंदर डायग्नोसिस हो गया, मेंटल डिसऑर्डर्स से डील करना. क्लिनिकल इंटरव्यूज़ होते हैं, टेस्टिंग्स होती है, थेरेपी होती है. ऑब्वियसली सारे के सारे जो भी आपके प्रिवेंशन, क्योर तो क्या ही बोलूँ, प्रिवेंशन असेसमेंट के लिए यूज़ करा जाता है. काउंसलिंग डेली स्ट्रेस से डील करना. क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी हो गई, करियर गाइडेंस के लिए यूज़ होता है. आईओ की बात करें तो वर्क प्लेस के अंदर अप्लाई होता है. जॉब एनालिसिस होता है, एचआर वाला काम होता है. एंड एचआर पॉलिसी अगैन एज ए साइड, लीडरशिप ट्रेनिंग हो गई. हेल्थ साइकोलॉजी, कैसे साइकोलॉजी से हेल्थ इफेक्ट होती है. बिहेवियरल इंटरवेंशंस लाना, स्ट्रेस मेजर करना, हेल्थ को प्रमोट करना, क्रॉनिक इलनेस वालों को से कैसे डील करना चाहिए वो बताना. फॉरेंसिक साइकोलॉजी को एक लीगल क्रिमिनल लेवल पे जो डील करते हैं. कॉम्पिटेंसी इवैल्यूएशन हो गया, रिस्क इवैल्यूएशन हो गया, लीगल डिसीजन मेकिंग में काम आता है, क्रिमिनल प्रोफाइलिंग में काम आता है. एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट होते हैं. मेथड इज अगैन एक्सपेरिमेंट ओनली. एंड देन वी हैव ऑलमोस्ट अप्लाइड साइकोलॉजी, उसके लिए तो ये फाउंडेशनल ही है, बिकॉज अप्लाइड साइकोलॉजी वर्क्स ऑन अप्लाइड साइकोलॉजी टेक्स अ प्रॉब्लम एंड उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वर्क करती है. सो उसके लिए तो इट इज़ गोल्ड. स्पोर्ट्स साइकोलॉजी अगैन एथलीट्स की परफॉर्मेंस के लिए. मेथड्स में विजुअलाइजेशन हो गया, बायो फीडबैक हो गया. एंड पॉजिटिव साइकोलॉजी हैप्पीनेस वेलबींग स्टडी करती है. सर्वे इंटरवेंशन स्टडीज़ हो गई, रेजिलियंस बिल्डिंग हो गई. एंड क्रॉस कल्चरल के अंदर अगैन कल्चर कैसे आपको इन्फ्लुएंस करता है. क्रॉस नेशनल सर्वेज करे जाते हैं, और कल्चरल सेंसिटिव थेरेपीज डिज़ाइन करी जाती हैं. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. एंड गाइज डू लेट मी नो अगर तुम्हें कोई पर्टिकुलर चीज़ समझ नहीं आ रही है, या इफ़ यू वांट मी टू चेंज माय वे ऑफ टीचिंग. और इसके बाद ज़्यादा कुछ सिलेबस बचा नहीं है. वी जस्ट हैव सर्टेन पर्सपेक्टिव्स ऑफ साइकोलॉजी. इनको पैराडाइम्स भी बोला जाता है कभी कभी, बट रिमेंबर इट एज लाइक पर्सपेक्टिव्स ओनली, दैट्स बेटर, बिकॉज पैराडाइम्स का पैरेलल मीनिंग भी होता है. तो एज ऑफ नाउ वी आर डन विद साइकोलॉजी का नेचर क्या होता है, साइकोलॉजी का स्कोप क्या होता है, और साइकोलॉजी की सब फील्ड्स क्या हैं. एंड लेट्स सी यू गेट अ क्वेश्चन ऑन नेचर ऑफ साइकोलॉजी, तो हम ये तीनों चीज़ें टू अ सर्टेन पॉइंट इंक्लूड कर सकते हो इफ़ यू हैव टाइम. एंड व्हेन वी कम टू द पर्सपेक्टिव्स ऑफ साइकोलॉजी, इसमें हम पढ़ेंगे बायोलॉजिकल, बिहेवियरल, साइकोडायनामिक, ह्यूमनिस्टिक, cognitive and evolutionary. So I will be covering all this in depth in the next video. Till then, if you guys have any doubts, any questions, or you want me to change my way of teaching, कुछ समझ नहीं आ रहा किसी पर्टिकुलर वे के अंदर, तो यू कैन ऑलवेज कॉमेंट डाउन बिलो. अगर तुम्हें कोई रिसोर्सेज के अंदर हेल्प चाहिए और एनी थिंग, डू लेट मी नो. ऑल्सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल. बहुत मेहनत लगती है वीडियोज़ को अलग से बनाने के लिए, PPTs बनाने के लिए. एंड यू कैन जॉइन माई व्हाट्सएप कम्युनिटी. उसके अंदर मैं तुम्हें PPT भेज दूँगी. आई विल सेंड यू गाइज हैंड रिटन नोट्स एज वेल अलॉन्ग विद PYQs. जैसे जैसे बनते जाएंगे आई विल सेंड यू गाइज एवरीथिंग. सो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है. यू शुड डेफिनेटली चेक आउट माई व्हाट्सएप कम्युनिटी एंड यू कैन फॉलो मी ऑन Instagram एज वेल. बाकी फॉर एनी डाउट्स, एनी थिंग, डू रीच आउट. एंड येस, बाय बाय गाइज, टेक केयर, सी यू लेटर.